बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक यूट्यूब चैनल फोर्थ में खुशामदीद कहते हैं। फोर्थ पैक के बाउंसर के शो में आज हमारे एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक में और ख़ासकर पाकिस्तान कोचिंग में अपना एक बहुत मकाम बनाया है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला तो एक टेस्ट, मगर वो एक ऐसी पाकिस्तान की डोमेस्टिक की कोचिंग पर छोड़ गए हैं जिसने एक नया तरीका और आने वाले कोचेस के लिए एक नई राह आप कह सकते हैं कि कायम की है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हमारे साथ आज इंग्लैंड से हमें स्पेशली ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर जनाब अतीक उस्मान साहब ने। हम उन्हें अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। वालेकुम सलाम फयाज, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जी? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है अतीक भाई कि आप जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम बाउंसर है तो आप सब सवालों की हेलो। हाँ हाँ, आवाज आई है, बीच में से चली गई थी फयाज, बोले आप दोबारा से। जी, मैंने ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप बाउंसर में बाउंसर्स को अच्छी तरह खेलेंगे और किसी भी चीज को डक नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, बाउंसर को अच्छा खेलने का मकसद ये होता है कि बाउंसर पे सरवाइव करना। सही है ना? ये हम्म, जरूरी नहीं है कि बाउंसर को अच्छा खेलने का मतलब होता है बाउंसर पे चौका मारना। बाउंसर को छोड़ना भी बहुत अच्छा खेल होता है। तो यही मैं अपने टीम के प्लेयर्स को भी सिखाता हूँ, तो हो सकता है कि मैं भी इसी स्ट्रेटेजी पे कायम रहूं। सही। अच्छा अतीक भाई, पहले तो ये बताएं कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात क्या है? प्रयास मसरूफियात तो थोड़ी सी चेंज हुई हैं। जाहिर बात है, पूरी दुनिया का जो इस वक्त हाल चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो सारे लोग अफेक्टिव हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं इन चीज़ों से। और कोचेस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो मेरा जो पर्सनल वो जो था, जो प्रोग्राम था, वो ये था कि केमन आइलैंड में जिसने मुझे एज अ हेड कोच और हेड ऑफ डेवलपमेंट अनाउंस किया था और ऑफर दी थी, तो वो मेरा जो मेन जो एम था और जो मेरा टारगेट था कि वो मैं इस वक्त केमन में होता अगर कोविड-19 की हम्म, सिचुएशन नहीं होती, और वहाँ पे मैं काम कर रहा होता क्रिकेट के फरोग के लिए। मगर अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से वो जो मेरा उनके साथ एग्रीमेंट था वो स्टॉल हो गया है। और अभी हम्म, मैं ये कि अपनी एकेडमी के लिए, जो मैंने अपनी एकेडमी लास्ट ईयर लॉन्च की थी, AUZ हम्म, ऑस क्रिकेट एकेडमी, तो वो विंटर प्रोग्राम तो हमने बहुत अच्छा रन किया था। अब मैं समर में भी उसके मोस्टली उसी के लिए काम कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ। मोस्टली 1-to-1 कोचिंग हो रही है, मगर अब थोड़ा यूके में फ्लेक्सिबिलिटी आई है कि जहाँ पे हम ग्रुप ऑफ 5 प्लेयर ले सकते हैं, तो उसमें भी हमारे सम ग्रुप कोचिंग हो रही है और 1-to-1 कोचिंग पे ज्यादा फोकस है। हम्म। अच्छा, हम पहले थोड़ा सा माजी में चलते हैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि अतीक उस्मान ने एक ही टेस्ट मैच खेला। क्या अतीक उस्मान के आगे किस्मत हावी आ गई या कुछ और ऐसी चीज के पेशावर में श्रीलंका के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में यहाँ पर एक बहुत मुश्किल विकेट थी और आपने अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद आपको चांस नहीं मिला? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारा, मैं जिस कंट्री से बिलोंग करता हूँ, हमारे उस कंट्री में एक तो पाथवे, उस वक्त, अब पाथवे चेंज हो गया है। अब प्लेयर्स को प्रॉपर पाथवे मिलता है। जब मेरे दौर में था, हम लोग को ना एक कोचिंग प्रोवाइड हुई थी, अच्छी कोचिंग प्रोवाइड हुई थी, ना एक कोई पाथवे, प्लेयर्स पाथवे प्रोवाइड हुआ था। जिसके बाद अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप आज के दिन अगर आप एक टेस्ट मैच खेलें आज, आपको वन टेस्ट वंडर्स नहीं मिलेंगे आज के दिनों में, क्योंकि अब वही प्लेयर खेलते हैं जो जिनको पूरे तरीके से मौका दिया जाता है, क्योंकि अब कोचिंग्स और जो मैनेजमेंट, प्लेयर मैनेजमेंट है, बिल्कुल चेंज हो गई, उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई है। पहले के जमाने में ये था कि हम हमारे दौर में हम प्लेयर को आजमाते थे और ठीक है, अगर आजमाइश में अच्छा हो गया ठीक है, फिर उसको निकाल के फेंक दिया करते थे। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 40+ हैं प्लेयर जो पाकिस्तान में आउट ऑफ 200 एंड समथिंग, जिन्होंने एक टेस्ट मैच खेला है। और उसके अलावा 2 खेलने वाले भी काफी हैं, 3 खेलने वाले भी काफी हैं। तो एक हमारा सिलेक्शन प्रोसेस था, वो भी बायस था, और जो उसके बाद जो मैनेजमेंट, प्लेयर मैनेजमेंट प्रोसेस था, वो भी बायस था। तो इतनी अनलकी भी कह सकते हैं आप कि जो मेरा अपना स्टैंडर्ड था, मैं अपने आप को एज अ विकेट कीपर बड़ा हाईली रेट करता था।
और अभी भी जितने पाकिस्तान में विकेट कीपर्स हैं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आई वाज वन ऑफ द बेस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी भी है कि अल्लाह ताला ने काफ़ी ऐसे ऐसे लड़के थे जो मेरे से अच्छे भी थे, उनको ये मौका नहीं मिल सका पाकिस्तान खेलने का, मगर मुझे अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किया। तो अगर उस तरीके नज़रिए से देखें तो मैं बड़ा लकी और बहुत खुश हूँ कि मैं एटलीस्ट मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मैंने आज लोग जो जानते हैं मुझे, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की वजह से ही जानते हैं। मगर एक बैड लक दूसरे तरीके से एज अ प्लेयर, एज अ इंडिविजुअल आपसे हैं, तो मैंने जिस तरह पहले टेस्ट में परफॉर्म किया था, वनडे टूर्नामेंट जो खेला था सिंगापुर में, मेरे ख्याल से मेरी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी कि मुझे दूसरे मौके नहीं दिए जाते। मगर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं थी। सेलेक्टर्स की जो मर्जी आती थी वो करते थे, बोर्ड की जो मर्जी आती थी वो करते थे। तो अब इस तरह का नहीं है। उस वक्त मीडिया इतना इन्वॉल्व भी नहीं था, उस वक्त ना सोशल मीडिया था। मीडिया एक दो अखबार आते थे, तो लिखने वाला भी कोई आपकी फेवर में नहीं था। अगर आपको अपनी फेवर में लिखवाना भी है तो आपको मन्नतें करनी पड़ती थी उन लोगों की। तो अब ऐसा नहीं है, अब किसी के साथ ज्यादती होती है तो मीडिया खड़ा हो जाता है, तो लोगों को सुननी पड़ती है उसकी बातें। तो मगर और अब प्रोफेशनलिज्म काफी आ गया हमारी कोचिंग में, हमारे मैनेजमेंट में। अब जिस तरह का चांस दिया जा रहा है प्लेयर्स को, बिल्कुल मेरे हिसाब से फेयर चांस दिया जा रहा है। और उसके कम से कम उसको इतना मौका मिलना चाहिए कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि हाँ जी वो इस लेवल पे खेलने के काबिल था। तो होपफुली अब किसी प्लेयर को इस तरह सफर नहीं करना पड़ेगा जिस तरह मैंने सफर किया अपने लाइफ में। खेलने के बाद बिल्कुल ही साइडलाइन हो गया था, हालांकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान ए का टूर किया, उसमें काफी परफॉर्मेंस दी। बस ये होता है कभी कभी आपकी चीज को पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग का भी मसला हो जाता है सेलेक्टर्स के साथ या बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ, तो वो आपकी राह में रुकावट भी बन जाते हैं। तो मैंने उन चीजों को सफर किया, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज उस मकाम पे खड़ा किया हुआ है कि आज कोचिंग में मुझे वो चीज़ें मैसर हो रही हैं जो मुझे क्रिकेट में नहीं हो सकी थी, खेलने में एज अ प्लेयर नहीं हो सकी थी। मगर अल्लाह ताला ने क्रिकेट से रिस्क दिया है, नाम दिया है और कोचिंग की थ्रू दे रहा है, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही। हमारे शो में शादाब कबीर आए थे। आपने जब 22 होने की बात की तो उन्होंने भी ये बोला कि शायद एक भाईजान वाला कल्चर था जिसको वो समझ नहीं सके, जिसकी वजह से उनका कैरियर इतना लंबा नहीं हो सका। तो आपके ख्याल में क्या भाईजान वाला कल्चर था उस दौर में जब आप पाकिस्तान के लिए खेले? देखें, आप सबको पता है इस बारे में कि उस वक्त तो एक ही मतलब कप्तान जो होता था वो होलसेल होता था। अगर आप कप्तान की लाइकिंग में हो और अगर आप कप्तान की पर्सनल लाइकिंग में हो, भले आप जितना भी अच्छा परफॉर्म करो, अगर आप कप्तान की पर्सनल लाइकिंग में नहीं हो तो वो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल सकते हैं। तो उस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं था कि उस वक्त कप्तान बहुत स्ट्रांग होता था, वो चीफ सेलेक्टर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता था, तो वो अपनी मर्जी से लोगों को टूर से वापस भी घर भेज सकता था और अपनी मर्जी से लोगों को टीमों में डलवा भी सकता था। तो अब वो निज़ाम नहीं है। और शदाब की बात बिल्कुल ठीक है और ये सबको पता है। मैं अपने इस बात से अग्री करके कोई मैं अपने लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर रहा, मुझे पता है कि ये बात सबको पता है। ये कॉमन सी बात थी कि जो जी हजूरी करता था तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो उनको मौके मिलते थे। मैं शुरू से मेरी जो पर्सनैलिटी है वो यही है कि मैंने अल्लाह ताला के आगे झुकता हूँ मैं और अल्लाह पे भरोसा करता हूँ और अपनी परफॉर्मेंस पे भरोसा करता हूँ। अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे ना खिलाएं, मगर मैं दूसरे तरीके से खेलने की कोशिश नहीं करता। मैंने कोचिंग में भी ऐसा नहीं किया और आपने जैसा देखा होगा मैं लाहौर के लिए गया, लाहौर कलंदर के लिए गया, वहां पे भी इस तरह का कल्चर था, मैं एडजस्ट नहीं कर पाया वहां पे। और मैंने थैंक यू वेरी मच करा और साइड 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 पे बैठ गया। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला खिलाने वाला है, अल्लाह ताला आपको हर चीज के लिए नवाजेगा और अगर आपके नसीब में है वो आपको मिलेंगे, नहीं नसीब में होगा तो नहीं मिलेंगे, आप कुछ भी कर लो। मगर कल को सही। आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आपने अपनी मेहनत से सारी चीजें हासिल की हैं, किसी की जी जूरी करके या किसी से सिफारिशें लगवा के हासिल नहीं की। आप पता कर लें किसी भी चीफ सेलेक्टर से या किसी से या किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी पीसीबी से कि अतीकुर जमान के लिए कोई ना मिनिस्टर की सिफारिश आती है, ना किसी बड़े प्लेयर की सिफारिश आती है, ना कुछ आती है। अतीकुर जमान जो कर रहा है वो दुनिया को पता है और वो अल्लाह ताला ने एक एक हुनर दिया है, क्रिकेट में भी दिया था खेल एज अ प्लेयर और कोचिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ एक दिया है कि मुझे अपनी एबिलिटी पे इतना भरोसा है कि मैं उस एबिलिटी से जिस जगह भी जाऊं मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को काफी स्टेबिलिटी और काफी एक्सपीरियंस दे सकता हूँ और काफी नॉलेज से मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो जो भी नसीब में होगा वो मिलना ही है। तो एज अ प्लेयर भी यही था, मेरी मेंटालिटी और मेरी फिलॉसफी यही थी
कि अपने हार्डवर्क पे बस भरोसा करो और काम करते जाओ, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। आपके ख्याल में एक प्लेयर को कम से कम कितने मैचेस मिले तो हम कह सकते हैं कि उसे एक फेयर चांस मिला है? देखें, मेरे हिसाब से एक प्लेयर को देखें, अब डिपेंड करता है। अगर आप यूएई में सीरीज खेल रहे हैं या पाकिस्तान में सीरीज खेल रहे हैं तो कम से कम एक या दो सीरीज लाजमी देनी चाहिए। अगर आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में जा रहे हैं तो वहाँ एक सीरीज की परफॉर्मेंस को ना उठा के उसका करियर नहीं तबाह करना चाहिए। पहले तो आपको एक एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है। हमारे फर्स्ट क्लास प्लेयरों को ये खुशफहमी है कि जैसे ही हम फर्स्ट क्लास में टॉप करते हैं, हमें पाकिस्तान टीम का एंटाइटलमेंट हो गया हमारा कि हम पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। और अगर नहीं आते तो मीडिया वाले बजा बजा के, ढोल बाजे बजा बजा के ऐसी की तैसी करते थे। पहले तो ये कल्चर खत्म होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटीड फॉर पाकिस्तान टीम। ये मेरी अपनी सोच है। इट्स अ गारंटीड टू कम इन अ हाई परफॉर्मेंस सेंटर। हाई परफॉर्मेंस सेंटर की एक अपनी टीम होनी चाहिए। एंड जैसे अभी हमारे एनसीए को हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नया नाम दिया है, तो मेरे हिसाब से एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर की एक अपनी टीम होनी चाहिए, जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर अपने अपने एज ग्रुप के टॉप परफॉर्मर को वहां पे लेकर आए और वहां पे लाके उनको नर्चर करें एक साल के लिए। फिर उस एक साल के दौरान उनकी परफॉर्मेंस को हर तरीके से मेजरमेंट किया जाए, सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट नहीं, टेक्निकल भी, टैक्टिकल भी, मेंटल भी। ये सारी चीजें उनके लाइफ स्टाइल को मेजर करके फिर एक एक ग्रेजुएशन काइंड ऑफ एक है ना इंटाइट वो होना चाहिए। टाइटल होता है ना, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट टाइटल की एकेडमी ग्रेजुएट। ये प्लेयर है हमारा टॉप, हम्म, जिसने जी ग्रेजुएशन में टॉप मार्क्स लिए हैं। एकेडमिक की बात हम्म, नहीं कर रहा मैं स्किल की बात कर रहा हूँ। तो जी जी वो प्लेयर फिर पाकिस्तान टीम के लिए तैयार होते हैं। फिर उनको हम्म, मौका देना चाहिए। फिर वो जो प्लेयर जो आप चाहेंगे ना, तो उनके लिए एक से दो सीरीजें बहुत होंगी, क्योंकि उनको हम्म, ऑलरेडी इतना एक्सपोजर मिल चुका होगा यहाँ पे कि एकेडमी में इतना कॉन्फिडेंस और हाईली क्वालिफाइड और स्किल कोचेस के साथ काम किया हुआ होगा उन्होंने। प्लस उन्होंने ऑलरेडी पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग में उनको ऑलरेडी एक्सपोजर मिला हुआ होगा। तो उनके हम्म, लिए आजकल के दौर में एक से दो सीरीज मिनिमम हर प्लेयर के लिए होनी चाहिए, ताकि वो अपना हम्म, जितना भी देखें, फॉर्म खराब होने को एक सीरीज में, जब आपकी फॉर्म खराब हो जाती है ना, तो एक सीरीज के अंदर आपकी फॉर्म को वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना आसान नहीं है, डिपेंड हम्म, करता है कितने टेस्ट मैच है, कितने वनडे हैं। ठीक है ना, सही। उससे प्लेयर खराब नहीं हो जाता, उससे प्लेयर खराब, तो उसके पास एक और मौका होना चाहिए कि उसको एक और मौका दिया जाए। ठीक है ना, तो मेरे हम्म, हिसाब से 2 से 3 सीरीज देनी चाहिए। और 2 से 3 सीरीज के बाद भी अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो देन मूव ऑन एंड ट्राई अदर प्लेयर्स। और ये नहीं है कि वो प्लेयर को आपने जब ट्राई किया उसके बाद बिल्कुल भी साइड में लगा के आपने उसको बस छोड़ दिया कि नहीं जी ही वॉजंट गुड इनफ। नहीं, ही वॉज गुड इनफ, मगर वहां पे उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सका, तो उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे क्या वजह है उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई। डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस की है, हाई परफॉर्मेंस हम्म, सेंटर में भी टॉप पे रहा है, मगर पाकिस्तान में परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। क्या वजह उसकी, उसको उस वजह को फाइंड करके फिर उसको हेल्प करें उसके, वो दोबारा से कम बैक कर पाए। ठीक है ना, तो इस तरह सही। का एक हमारा पाथवे है जो अभी मैं नदीम खान साहब जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उनके इंटरव्यू सुने हैं मैंने 2-3। तो उनके हम्म, जो विजन है और उनकी बातों से जो ऐसा ही लग रहा है कि अब वो ना यही तरह की तर्ज अमल करेंगे और बड़ा सिस्टमेटिक वो जो पाथवे प्लेयर्स का बनेगा, जिसमें प्लेयर्स की जो नर्चर किया जाएगा प्लेयर्स को, वो दूसरे प्लेयरों के मुकाबले में, जो पहले के मुकाबले में, वो काफी बेहतर होगा। और इंशाल्लाह होप के पाकिस्तान क्रिकेट की जो क्या कहते हैं लेवल है वो ऊपर जाए इससे। फिर आपने नदीम खान साहब की बात की तो नदीम खान साहब एक नया सिस्टम लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को भी कैटेगरीज में एक तरह का वजीफा कह लो या कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उसको आप किस हद तक देखते हैं कि क्या ये चीज ठीक है या ये चीज नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखें, डोमेस्टिक जो लास्ट ईयर उन्होंने चेंज किया था, मैं उसके अगेंस्ट था, बल्कि काफी लोग अगेंस्ट थे। हम्म, अगेंस्ट इस वजह से थे, इस वजह से नहीं थे कि उन्होंने रीजन्स की टीम बना के क्यों स्ट्रॉन्ग की। इस वजह से थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को जो खत्म करके जो लोगों का रोजगार है, दूसरे प्लेयर जो नहीं उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के का वो बने थे, क्या कहते हैं, पार्ट बने थे, उनके साथ हम्म, जो हुआ है वो गलत हुआ। तो वो जाहिर बात है, उनका एक प्लान था। अब उस प्लान के बाद उनको एक प्लान जब आप करते हैं ना, तो आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको उस करने के बाद पता चलती हैं।
फिर जब आपको उसकी हम्म, वीकनेसेस पता चलती हैं तो आप उसको इम्प्रूव करते हो कि अगले साल हम इसको इम्प्रूव करेंगे। तो लास्ट ईयर इनको पता चला था कि सैलरीज जो है काफी कम थी। बोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था कि डिपार्टमेंट जो है स्पॉन्सर करेंगे, जो डिपार्टमेंट ने बिल्कुल ही बैक ऑफ कर गए, क्योंकि डिपार्टमेंट को अपना, सारी बात अपना होल्ड चाहिए होता है, तो वो उनको नहीं मिला था तो वो बैक ऑफ कर गए। तो बोर्ड ने अपनी जेब से सारे प्लेयरों को पैसे दिया, और इतना आसान काम नहीं है। और बोर्ड की जो क्या कहते हैं कोशिशें हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव करने की, उसके लिए मैं उनको दाद भी देता हूँ। और वो सारी बात है कि देखें, आप कोई भी प्लान बना लें, आप स्ट्रेट अवे आप उससे एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि वो कामयाब हो जाएगा, तो आप उसको 2 से 3 साल देते हैं। और वसीम खान साहब ने यही बोला था मेरे ख्याल से कि आप इसको तीन हम्म, साल दें, 3 साल में अगर काम नहीं किया तो फिर आप जाके उसकी अकाउंटेबिलिटी हम खुद करेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी हम खुद करेंगे। तो वो दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इस साल उन्होंने पैसे भी काफी बढ़ाए हैं, और कैटेगरी का जो हम्म, सिस्टम किया है वो काफी अच्छा है। वो काफी अच्छा है, वो इस हम्म, वजह से अच्छा है कि अगर हर प्लेयर को एक जैसी वेजेस मिलेगी ना, फिर उसके पास एक गोल नहीं होता। तो हर प्लेयर को हम्म, चाहिए कि कैटेगरी, अब जो कैटेगरी बी वाले प्लेयर होंगे वो ट्राई करेंगे कि अगले साल हम कैटेगरी ए में किसी तरह आ जाए, कैटेगरी सी हम्म। वाले ट्राई करेंगे कि हम बी में आ जाए। तो इससे उनका जो है ना वर्क एथिक जो है वो इम्प्रूव होगा। ओ दैट्स अ गुड साइन। और मेरे ख्याल से 6 टीमें ठीक है, 6 टीमें उन्होंने जो भी की हैं, 8 टीमें होती तो और ज्यादा अच्छा होता, मगर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि फ्यूचर में 6 से 8 टीमें हो जाए। और मुझे लग रहा है कि इस दफा डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर पॉइंट सिस्टम को थोड़ा बहुत चेंज करके इंटरेस्टिंग करें ना, तो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत जबरदस्त होगी नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन में। आपने इंग्लैंड से स्पोर्ट्स में मास्टर्स किया कोचिंग में, उसके बाद अमूमन ऐसा होता है कि जब इतना कोई हाई क्वालिफाइड पर्सन हो तो उसकी आंखें ऊपर होती हैं। लेकिन आपने पाकिस्तान में आपका जो पहले डिपार्टमेंट था SSGC, उसी को दोबारा ज्वाइन किया और वहां पे एक नई चीज, एक नई तर्ज की क्रिकेट लेकर आए और उसको आपने कामयाबी दिलवाई। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि यार आप हाई लेवल पे करो, आप ग्रास रूट लेवल पे क्यों गए? देखें, हर चीज को, अगर ऊपर की चीज को इम्प्रूव करना है तो पहले नीचे की चीजों को मजबूत करना पड़ता है। आप जाके अपना टॉप लेवल का अगर घर बना लें, अगर आप सिर्फ टॉप फ्लोर पे ही आप फोकस करेंगे ना, तो आपकी जो बुनियादें हैं ना वो घिसती रहेंगी और वो टूट जाएंगी एक दिन। तो वो टॉप लेवल का कोई फायदा नहीं है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस घर में। तो आपको पहले तो सब में, मेरा तो यही काम था कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को कोई इस तरह की कोई मैं चीज दूं जिससे एक डोमेस्टिक क्रिकेट का जो एक इन्वायरमेंट है ना वो चेंज हो जाए। और मैं ये नहीं कहता मैं सारा अपने ऊपर सारा वो नहीं ले रहा कि मैं क्रेडिट के मुझे क्रेडिट दिया जाए मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छा किया, नहीं। उसमें काफी चीज है। मैंने आगे अपना विजन दिया सुई गैस को कि देखें, ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आने का ये तरीका है, ठीक है। अब ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आ गए तो अब सर्वाइवल की जंग नहीं लड़नी। अब टूर्नामेंट जीतने के लिए अगर खेलना है तो इस तरह खेलो। अगर सर्वाइवल के लिए खेलना, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ यू। अगर चैंपियंस बनने के लिए खेलना है तो फिर उसकी ये रिक्वायरमेंट है, उसमें फिर पैसे आप अपनी है ना जेब से निकालें। और एक उन्होंने पूछा, और मगर मेरे डिपार्टमेंट को बहुत क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, और मेरे मैनेजर जो सईद आसिफ थे और हमारे जो दूसरे इन्वॉल्वमेंट थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मेरी बात को सुना और उस बात से अग्री किया, और उनको समझ में आई बात और उन्होंने उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया। और हमने एक प्लेयर की सैलरी जब 70,000 थी, तो फिर नेक्स्ट ईयर 1.5 लाख रुपए, फिर उसके बाद उसके अलावा हम बड़े प्लेयर भी लेकर आए, शोएब मलिक, बाबर आजम और ये मोहम्मद आमिर, ये तकरीबन 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे। तो ये चीज नहीं, सिर्फ तनख्वाहें नहीं, हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। जब मैं पहली दफा ग्रेड 2 के लिए आया तो हमारा जो निज़ाम है पाकिस्तान, जो कोचिंग का कल्चर ही डिफरेंट है। वहां बाहर से बैठ के कोचिंग की जाती है मैचों के दौरान, ठीक है ना। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। आपने कोचिंग जो भी करनी है वो रस्से में जाने से पहले करनी है, और जो भी प्लानिंग करनी है, जो एक उनको गेम प्लान बनाना है, एनालिसिस करने हैं, वो रस्से के बाहर करने हैं। रस्से के अंदर एक दफा जब टीम चली गई तो लेट देम डू द थिंग्स। और हमारा काम है कि हम अपना खामोशी से बैठ के अपना मैच एंजॉय करें, और मैच में हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे फोकस करें, और दूसरे की टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे भी। तो ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ये बहुत मुश्किल एनवायरनमेंट है। सब में मुश्किल काम कोचिंग में ये है कि आप अपना मुंह बंद रखना, सब में मुश्किल काम है। और ये मेरे मैनेजर ने एक दफा मुझसे बात की थी, कहते हैं यार मेरा काम तो बहुत आसान है, तू तो बस वार्म अप कराता है, बैठ जाता है खामोशी से, क्योंकि वो मेरे एनालिसिस वगैरह में होते नहीं थे। मैचों के जो एनालिसिस हम लोग रात में करते थे होटल में। मैंने कहा हाँ। कहता तू कुछ बोलता नहीं है, इतना आसान काम। मैंने कहा ये सब में मुश्किल काम है, ये आप करके दिखा दो एक दिन, तो आप कोच बन जाना, मैं मैनेजर।
और उनसे नहीं हुआ। तो हमने इस कल्चर को चेंज किया, हमारे देखा देखी दूसरे लोगों ने, फिर हमने अपने स्टाफ को इम्प्रूव किया। हमने एनालिस्ट लेकर आए टीम के अंदर, हम फिर पर्सनल ट्रेनर में बाहर से गोरा लेकर आया, ब्रिटिश का आया था, रिचर्ड स्टोनियर। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई गोरा पर्सनल ट्रेनर आया हो, और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच था वो, और उसने आके हमारी फिटनेस लेवल को बिल्कुल ही दूसरा लेवल पे ले गया था। और फिर उसका देखा देखी लोगों ने इम्प्रूव करना शुरू कर दी, फिर मैंने असिस्टेंट कोच लाया, फिर मैंने टीम में बैटिंग कोच और फील्डिंग कोच, फिर हमारे एक स्टाफ तकरीबन 10 बंदों का स्टाफ हो गया। तो मैंने अपने जितने भी पुराने प्लेयर्स थे स्वीगर्स के, जो अभी भी क्रिकेट खेलने के लिए ना वो हाथ पांव चला रहे थे, तो मैंने उनको समझाया, उनको एजुकेट किया कि भाई देखो ये क्रिकेट विकेट एक टाइम होता है, उसके बाद आके आपको थैंक यू करना पड़ता है। फिर आप अपनी एजुकेशन फिर देखो, जब मेरी क्रिकेट खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्या करना है, उसकी अभी से प्लानिंग शुरू कर दो। तो मेरे प्लेयर थे जैसे तारिक हारून हो गया, वाजिद अली हो गया, राजेश शर्मा, इनको हम लोगों ने क्वालिफाइड करवाया, इनको कोचिंग कोर्सेज करवाए, फिर उसको जाके मैंने उन लोगों को एजुकेट किया, अपने साथ रखा, एक्सपीरियंस या कोचिंग का। तो इस तरह हमने अपने एक डिपार्टमेंट को डेवलप किया, एक अपने सिस्टम को हमने सिस्टम क्या कहते हैं कि एक एनवायरनमेंट जो था कि जिस होटलों में हम लोग रहते हैं, हमारे डेली अलाउंसेस, और मुझे पता है कि प्लेयर्स मैच में कितनी एनर्जी खर्च करते हैं, और अगर होटल जाए उनको अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले, होटल में अच्छा सुकून वाला कमरा ना मिले, तो वो फिर उनके लिए अगले दिन परफॉर्म करना बेटर नहीं होगा। तो वो हमने होटलिंग 5 स्टार की, मैच फीस अनाउंस की, सैलरी तो हाई ले रहे थे मगर मैच फीस भी साथ में ले रहे थे। तो हमने प्लेयर्स को फैसिलिटीज जितनी भी प्रोवाइड कर सकते थे वो प्रोवाइड की, और उसका नतीजा ये हुआ कि प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस लेवल था वो काफी ऊपर चला गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक वक्त में ऐसी टीम हो गई थी कि वो हम अनलकी थे कि जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, उसका जो फॉर्मेट था बड़ा ही अजीब सा फॉर्मेट था, कि उसमें जो टॉप टीम है, जो मोस्ट कंसिस्टेंट टीम है ना, वो टूर्नामेंट नहीं जीतती थी। जो मोस्ट अनकंसिस्टेंट टीम होती थी वो एंड में जाके टूर्नामेंट जीत जाती थी। तो वो हमारे लिए थोड़ी सी बैड लक हुई। हम गए सुपर 8 तक। सुपर 8 में पिछले 3 सालों में हम एक एक पॉइंट से पीछे रह गए। अगर पॉइंट सिस्टम थोड़ा सा बेटर होता तो हमारी टीम मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप टीम इन पाकिस्तान। सही। आपने जिस टीम की कोचिंग की उसमें काफी स्टार प्लेयर्स थे, जैसे अभी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, फिर फवाद आलम, उसके बाद सलमान बट, यानी कि एक स्टार्स से भरी हुई टीम थी। क्या कभी मुश्किल पेश आई इन स्टार्स को कंट्रोल करने में? देखें, जहाँ स्टार्स होते हैं वहाँ मुश्किल आती है। अगर कोचिंग में आपको मुश्किल नहीं आती, इसका मतलब है आप झूठ कर रहे हैं, या तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जब मैं टीम बना रहा था तो मैंने शोएब मलिक का, आमिर को तो खैर मैंने बहुत सब में पहले आमिर को ही साइन किया था, क्योंकि आमिर का उस वक्त बैंड खत्म भी नहीं हुआ था जब मैंने आमिर से एग्रीमेंट करके, वर्बली एग्रीमेंट करके उसको अपनी तरफ कन्विंस कर दिया था। फिर बाबर भी आ गया था, मगर शोएब मलिक को लाना सा मुश्किल में था कि उसको उसकी प्रीवियस जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रिपोर्ट्स थी कि दूसरी तरीके से, जारी बात है स्टार पाकिस्तान का कैप्टन है, उसको किस तरह हैंडल किया जाएगा। तो एक वक्त में मैंने सोचा कि नहीं जी, शोएब को नहीं साइन करते। फिर मैंने जाके जब सोचा कि ठीक, अगर तुम सिर्फ मुश्किलों की वजह से शोएब को साइन नहीं कर रहे तो फिर कोचिंग सीखोगे कैसे? फिर कैसे सीखोगे कि इस प्लेयरों को हैंडल किस तरह करना है? तो मैंने ऑन पर्पस शोएब को साइन किया। मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू इट, एंड मुझे भी एक एक्सपीरियंस होगा एज अ कोच के ऐसे प्लेयरों को किस तरह हैंडल किया जाता है, और देन आई विल लर्न फ्रॉम इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो मेरा अपना स्टाइल है और जो मेरा तरीका, मेरी फिलॉसफी है, वो बड़ी प्लेयर ओरिएंटेड है, और उसमें मुझे अभी तक कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई मैन मैनेजमेंट करने में। मैंने काफी मुश्किल लोग मेरे साथ रहे हैं, फवाद आलम, सुहेल खान। मुश्किल को हैंडल करना इतना आसान काम नहीं है, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हैंडल किया। और मेरी अपनी रिलेशनशिप प्लेयर के साथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी है। मैं प्लेयरों को मतलब सिर्फ, बल्कि मैं उनको की तरह आप कह लें या फादर फिगर कह लें, उस तरह प्लेयर्स को हैंडल करता हूँ। कि क्रिकेट के बाहर की भी जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी काफी इन्वॉल्वमेंट है मेरी, और लोग मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं।
और स्विगैस तो है। फिर उसके बाद लंकाशायर के लिए मैंने जब विमेंस के लिए काम किया, उसमें भी इंग्लैंड की 3 स्टार्स प्लेयर्स थी, केट क्रॉस, एलेक्स हार्टली एंड सोफी एक्कलस्टोन। वो भी बहुत बड़े नाम है इंग्लैंड की विमेंस क्रिकेट में। उनको भी हैंडल अलहमदुलिल्लाह सही तरीके से किया है, क्योंकि आप एक अच्छे कोच की जो मैन मैनेजमेंट स्किल है, उसकी कम्युनिकेशन से, अच्छी कम्युनिकेशन की थ्रू जो है वो आसान हो जाती है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आप अच्छे तरीके से लोगों को डील कर रहे हैं, अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, काफी चीजें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब है, मगर कम्युनिकेशन जो है वो की है। तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना पाकिस्तान में ना इंग्लैंड। आपने मोहम्मद आमिर का जिक्र किया। जब मोहम्मद आमिर से बैन खत्म हुआ तो तब से उन्होंने आपके अंडर काम किया, आप तब से उनके कोच थे। तो मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट पे बहुत से सवालिया निशानात हैं। बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से बहुत छोटी उम्र में जो है वो रिटायरमेंट ले ली। बहुत से लोगों ने एतराज किया। क्यों, आप उनके कोच थे तो आपके ख्याल में क्या वजह थी कि मोहम्मद आमिर ने इतनी जल्दी रिटायरमेंट ली? देखिए, आप शायद सरप्राइज हो, मैंने तो मोहम्मद आमिर को उससे 1 साल पहले मशवरा दिया था कि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लो। इससे देखिए, टेस्ट क्रिकेट खेलने से एज का कोई ताल्लुक नहीं है। आप 50 होके भी, 47 48 होके भी खेल सकते हैं। मिसबा कितना फिट था, अपनी आखिरी एज तक भी। आखिरी जो खेला है वो टेस्ट, उसमें भी मिसबा सुपर फिट था। देखिए, बॉलर की जो उम्र होती है ना, बहुत छोटी उम्र होती है, सही है ना। उसको आप 35 40 तक नहीं लेके जा सकते, सही है। पहली बात तो ये कि वसीम वसीम भाई वगैरह थे जो खेले हैं, काफी अरसे तक क्रिकेट खेले हैं। वो वाहिद ऐसे बॉलर थे पाकिस्तान में जितने लंबे तक खेले हैं। इमरान खान की साहब की भी क्रिकेट जो है एंड में जाके वो बर्डन सी हो गई थी, उनसे बॉल नहीं पहुंचता था उनका। तो आमिर के साथ तो देखें, पहले तो ये हुआ कि जब आमिर खेला है वो बहुत गलत टाइम पे खेला मेरे हिसाब से। उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। और फौरन ही उसने बिल्कुल भी 5 साल कुछ नहीं किया, ना बॉलिंग की ना कुछ की, बस आके वो टक करके डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। और जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला तो उसका हर मसल, हर जॉइंट्स बोल रहा था। तो हमने उसको लुक आफ्टर किया, हमने उसको मैनेज किया। मैं ऑलरेडी प्लान बना कर आया था कि आमिर के साथ किस तरह मैन मैनेजमेंट करनी है, उसका वर्कलोड को किस तरह कंट्रोल करना है। तो एज ए SSGC कोच मैंने वो वर्कलोड का बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। जब वो पाकिस्तान टीम के लिए सेलेक्ट हुआ था, उसी उससे पहले ही मैं बयान दे चुका था अखबारात में कि आमिर को अभी पाकिस्तान टीम में नहीं सेलेक्ट होना चाहिए 1 साल तक। 1 साल और दे दें। 1 साल के बाद जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट, पूरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक सीजन खेलेगा, उसकी बॉडी दोबारा से अडॉप्ट करेगी इस तरह के स्ट्रेस को, तो देन ही कैन परफॉर्म बेटर। और फिर हमारे पास रिचर्ड स्टोनियर था, तो एक गोल बनाया था कि उसको रिचर्ड के साथ ट्रेनिंग करवा के उसको इस लेवल पे ले जाना है कि वो फिर पाकिस्तान के लिए सर्व कर सके अगले 5 से 6 साल हर फॉर्मेट में, ठीक है। खैर, आमिर को बहुत जल्दी सेलेक्ट किया गया। फिर उसके बाद उसको लीग्स खेलने की भी इजाजत दे दी गई। फिर टेस्ट क्रिकेट भी UAE में चल रही है, वहां भी खेला वो, वनडे भी खेला, T20 भी खेला। फिर वो डोमेस्टिक आता था, डोमेस्टिक भी खेलता था। तो आमिर की बॉडी एक बॉडी है, मशीन को भी आप इतना लोड डालेंगे ना तो गाड़ी भी एक दिन बोल जाती है। वो कहती है कि बस करो, बस हो गया। तो आमिर के हालात भी यही थे कि आमिर को सही तरीके से मैनेज नहीं किया। मिकी ने काफी लोड डाला था मुझे। आमिर ने बोला बहुत दफा कि उसने बोला है मिकी से मुझे रेस्ट दो, मगर वो रेस्ट नहीं देता, क्योंकि जारी बात है, एक आपका टॉप प्लेयर और बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर जब बन जाता है तो उसको बिठाने के लिए आपको बहुत गट्स चाहिए आपके अंदर। और फिर जब आमिर की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई, जब बीच में बॉल उसका स्विंग होना बंद हो गया, तो फिर उसको दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भेजा गया ड्रॉप करके कि जी जाओ जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। जब यहाँ पे वो आया मेरे पास दोबारा, तो हमें पता चला कि भाई इसका तो मसला फिजिकल और मेंटल है, और कोई टेक्निकल इशू नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि जाहिर बात है फिजिकली फटीग हो चुका है, मेंटली उसको जाहिर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो स्ट्रेस में है। तो ऐसी सिचुएशन पे आ गया था जहाँ पे बंदा अपने आप को कहता है कि नहीं भाई अब मेरे से परफॉर्म नहीं हो सकता, मुझे हटाओ इस लेवल से, आ जाओ दोबारा नीचे लेवल पे। तो वो आया नीचे लेवल पे आके, हमने फिर उसको मैनेज किया, फिर उसको रिलैक्सेशन दी, जाके वो दोबारा इस काबिल हुआ कि वो दोबारा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलने गया, उसमें पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर बना। तो आमिर को देखें, उसने लीग क्रिकेट तो वैसे भी खेलनी थी, भले वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता या नहीं खेल रहा होता, लीग क्रिकेट तो उसने ऑलरेडी खेलनी थी, क्योंकि आप 3 लीगों अलाउ होते हो आप खेलना। तो PSL के अलावा वो इंग्लैंड में खेल रहा था और बांग्लादेश में खेल रहा था, और एक आध और इधर उधर कहीं ना कहीं खेल जाता वो।
तो उसके लिए लीग खेलना कोई वो नहीं था, कोई मसला नहीं था कि, और वो लीग भी उसी जमाने में खेलता था जब पाकिस्तान की सीरीज जो है वो नहीं होती थी। उसने कभी ऐसा नहीं किया कि पाकिस्तान की सीरीज छोड़ के लीग खेलने चला गया। अगर ऐसा किया होता तो आप सवाल कर सकते थे। तो एक बंदे का जब रिटायरमेंट का लीग से कोई ताल्लुक ही नहीं। देखिए हम लोग ना कंक्लूजन बनाने में बहुत आगे हैं, बहुत मास्टर लोग हैं हम लोग। जो सारे एक्सपर्ट बन जाते हैं कि यार देखो मुल्क को भेजा पाकिस्तान ने, उसको इतना दिया, पाकिस्तान को छोड़ दिया। भाई एक बंदे की बॉडी कैरी है कि बस हो गया है, बस हो गया है। क्रिकेट खेलनी है तो 2 फॉर्मेट खेलो छोटे वाले, या सारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी 1 साल के अंदर। तो अगर आमिर 1 साल के बाद आप उसको खुद ही बाहर कर देते कि वनडे में भी नहीं परफॉर्मेंस हो रही, T20 में भी नहीं परफॉर्मेंस हो रही, टेस्ट में भी नहीं हो रही, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आमिर एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेके 2 फॉर्मेट पे फोकस करे कि भाई अब मैं व्हाइट बॉल पे फोकस करूंगा, खत्म हो गई अब रेड बॉल, अब मैं नहीं खेल सकता, थैंक यू वेरी मच। तो उसमें क्या बुराई है, मुझे बताया ना उसमें बुराई कि एक बंदा जब ऑनेस्ट है, आप एक कहते हो एक बंदे को, फिर आप कहते हो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तब टीम खिलाई जाती हो, टीम सिलेक्शन खिला रहे हो तो उस सिलेक्शन कमेटी खिला रही होती तो आपको उससे भी तकलीफ हो जाती है कि यार देखो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, उसको खिलाए जा रहे हैं, दोस्तियां निभाई जा रही है। अब एक बंदे को पता है मैं परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, उसने छोड़ दिया, उसने कहा चलो यंग लड़के काफी हैं। आप अगर आमिर खेल रहा होता तो मिलता मौका शाहीन अफरीदी को, मिलता मौका नसीम शाह को, मिलता मौका हसनैन को, इन लोगों को मौके नहीं मिलते। तो उसने अपनी जगह दे दी यंगस्टर को, क्योंकि उसको पता था कि इनके पास इतने सारे प्लेयर्स हैं अब हमारे पास, अब मैं छोड़ूंगा तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर आप उसको T20 और वनडे से रिलेट ना करो। एक बंदे का डिसीजन है कि वो नहीं खेलना चाहता रेड बॉल की क्रिकेट, आप उसको रिस्पेक्ट दो, ठीक है ना। अगर वो कहता है मैं T20 नहीं खेलना चाहता तो आप उसको भी रिस्पेक्ट दो, मैं टेस्ट खेलूंगा सिर्फ, आप उसको भी रिस्पेक्ट दो। तो एक बंदे का अपना एक एक उसने गोल लाइफ का बनाया होता है, और अपनी बॉडी के हिसाब से कि भाई मैं ये क्रिकेट खेल सकता हूँ, अब ये क्रिकेट मेरे लिए ठीक नहीं है, अब मैं 5 दिन में वाले मैच में 3 स्पेल नहीं कर सकता एक दिन में, अब मैं एक स्पेल करूंगा तो मेरी बॉडी को ना ठीक ठाक रेस्ट की जरूरत है, फिर उसके बाद दूसरे स्पेल में मैं उतनी जान नहीं मार सकता। हाँ 10 ओवर कर सकता हूँ मैं टोटल दिन में, मैं 4 ओवर कर सकता हूँ एक दिन में। तो उसमें क्या बुराई है, एक बंदा जब आपके साथ ऑनेस्ट है और वो ऑनेस्टली बता रहा है, तो मेरे हिसाब से हमें उसको लॉजिकली समझना चाहिए कि क्या वजह है। अपनी तरफ से कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर लेना चाहिए कि भाई इसने मुल्क को बेचा तो हमने उसको स्टार दोबारा बना दिया, अब इसने क्रिकेट को पाकिस्तान को छोड़ दिया। नहीं, उसने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, उसने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है और बोला है कि मैं पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक खेलना चाहता हूँ। तो आप उसको समझें लॉजिकली, और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक किया मैंने, और ये टाइम था उसके लिए डिसीजन लेना। उसकी फैमिली भी है, शादी हो गई है, अब उसको फैमिली को भी बैलेंस करना है, क्रिकेट को भी बैलेंस करना है, तो सारी चीजों को बैलेंस करना है इतना आसान नहीं है स्पोर्ट्समैन की लाइफ। हमें बाहर से बैठ के बहुत आसान लगती है, मगर आप जब खुद इस फील्ड में आओगे आपको पता चलता है कि कितनी मुश्किलात होती हैं, कितने स्ट्रेस होता है मेंटली और फिजिकली, और सारी चीजों से गुजर के जाना होता है। तो मेरे हिसाब से आमिर ने बिल्कुल सही फैसला लिया, और अगर पाकिस्तान टीम को उसकी अभी भी जरूरत है, आप उसको बोलेंगे तो वो ये तो नहीं कहेगा नहीं मैं नहीं खेल सकता, आप वो फिर आगे खेल लेगा। अभी इंग्लैंड सीरीज में पूछा था ना उससे कि आप अवेलेबिलिटी दो टेस्ट मैच के लिए, अगर आमिर हाँ बोल देता तो उसको टेस्ट मैच के लिए सेलेक्ट कर लेते आप। तो उसने वो नहीं कर सका, क्योंकि उसको वो भी प्रॉब्लम है। लोगों को ये भी बात को क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए कि वो इंग्लैंड इस वजह से नहीं गया कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको बच्चे की पैदाइश है जुलाई में, और वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन से होगी, और आमिर के पास कोई फैमिली नहीं है अराउंड। वो उसकी वाइफ यूके से, उसके सारे माँ बाप वहां पे हैं यूके में, और यहाँ पे सिर्फ आमिर के अलावा कोई नहीं है उसके पास, तो उसको वहां होना जरूरी है। तो इस वजह से उसने एक्सक्यूज कर लिया इंग्लैंड के टूर से। और आप बंदे को भाई माफ कर दें उसको, वो लॉजिक की तरीके से, मैं पब्लिक से भी गुजारिश करता हूँ जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उसको लॉजिकली तरीके से समझें कि उसने टेस्ट क्रिकेट से क्यों रिटायरमेंट दी, और उसने पाकिस्तान की फेवर में दी है। पाकिस्तान के पास बहुत बॉलर हैं इस वक्त जो टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और ये अच्छी बात है कि यंगस्टर को अभी मौका मिल जाए। बस बशर्त ये है कि बजाय इसके कि आमिर 5 साल और बर्डन बन के पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट खेलता रहे, और यंगस्टर जाके ना वो अपनी क्रिकेट छोड़ के कोई और कामों में लग जाए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन है उसका, और इसको बैक करता हूँ, मैं हमेशा बैक किया और अभी भी करता हूँ। सही। आपके एक और प्लेयर थे SSGC के फवाद आलम, उन्होंने कभी आपसे मायूसी का इजहार किया जब इतना परफॉर्म करने के बाद भी पाकिस्तान की टीम में उनका नाम ना आया हो? कभी मायूसी का इजहार किया, या उन्होंने ये कहा हो कि नहीं मैं और इनके सामने स्कोर करूंगा और अपने आप को
इस लेवल पे लेके आऊंगा कि ये खुद मुझे एक दिन सिलेक्ट करें टीम में? देखिए, फवाद आलम जो है बड़ा ही पॉजिटिव बंदा है। आप उसके मुंह से नेगेटिविटी बहुत ही कम सुनेंगे, बहुत ही कम सुनेंगे। और उसने कभी भी फ्रस्ट्रेशन को, ये मैं गवाह हूँ, मैं 5 साल में 3 साल फवाद के साथ रहा हूँ और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि फवाद ने कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन शो नहीं की। मे बी पॉसिबल कि वो फ्रस्ट्रेट ही ना हो, मे बी पॉसिबल वो हो, मगर उसने कभी हमारे सामने ये नहीं बोला कि यार मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया, मुझे होना चाहिए था, इसको गलत कर लिया। कभी नहीं, उसने यही बोला जो मेरे नसीब में होगा वो मिलेगा। मैं अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह अल्लाह पे छोड़ दिया। बस देखें, अल्लाह ताला ने उसको दोबारा सेलेक्ट करवा दिया। और मेरे हिसाब से मेंटली बहुत स्ट्रांग बंदा है फवाद आलम। वेरी गुड प्लेयर। ऑब्वियसली उसकी टेक्निक का इशू है और आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि इंग्लैंड में परफॉर्म करें, क्योंकि इंग्लैंड में इस टेक्निक में रन करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। मगर फवाद आलम परफॉर्म इन एवरी सिचुएशन इन पाकिस्तान। डोमेस्टिक क्रिकेट भी पाकिस्तान की कोई इतनी आसान क्रिकेट नहीं है। मुख्तलिफ पिचें, तबाकुन पिचें आप खेलते हैं जो बॉलर फ्रेंडली होती हैं, उसमें भी उसने परफॉर्म किया है। तो आई होप कि है ना वो इंग्लैंड टूर पे भी पाकिस्तान के लिए अगर खेले तो परफॉर्म करे। आपने इंग्लैंड टूर की बात की तो थोड़ा सा इंग्लैंड टूर को डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान की टीम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? और अभी इंग्लैंड में इस वक्त, क्योंकि आप इंग्लैंड में हैं, तो आप हम लोगों से ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि वहां पे क्या हालात क्या हैं, क्रिकेट के क्या हालात हैं, और पाकिस्तान को कौन सी मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी? देखिए, मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान को कोई ऐसी, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को एडवांटेज होगा, क्योंकि इंग्लैंड में इंग्लैंड के क्राउड के सामने खेलना सब में मुश्किल काम है। क्योंकि उसके सामने परफॉर्मेंस करना, वो अपनी टीम को ऐसे जगा के रखते हैं सुबह से शाम तक कि ना, मतलब ऐसा क्राउड बहुत कम देखने को मिलता है पूरी दुनिया में। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए तो ये एडवांटेज होगा कि वो इंग्लैंड के क्राउड के बगैर ही खेल रहे हैं। हमारे प्लेयरों को वैसे ही आइडिया है खाली क्राउडों में खेलने का। लेकिन हम डोमेस्टिक क्रिकेट सारी जिंदगी खाली स्टेडियमों में खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी हमारे वहाँ कोई मैच देखने इतने लोग आते नहीं है। तो हम लोगों को मेरे ख्याल से ये चीजें तो हमें अफेक्ट नहीं करेंगी। हमें अफेक्ट करेंगी कि वेदर। वेदर जो अगस्त में पाकिस्तान टेस्ट खेल रहा है ना, तो वेदर अगस्त में जाके रेनी वेदर शुरू हो जाता है, इतनी गर्मी नहीं होती। अब जैसे अभी जो मौसम है, आइडियल टाइम था कि ना जून जुलाई में क्रिकेट खेली जाए, जिसमें वेस्ट इंडीज जो है वो खेल के चली जाएगी। अच्छे अच्छा हम्म। एडवांटेज जो है वो वेदर का वेस्ट इंडीज ले जाएगी। पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम होगा कि अगस्त में जाके जब बॉल थोड़ा सा, जारी बात है, बारिश होती है, बॉल सीम होना शुरू हो जाता है, वेदर थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो उसमें पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए चैलेंज होगा कि न उस कंडीशन में इंग्लैंड के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को किस तरह फेस करें। मगर जहाँ पे पाकिस्तान के टेस्ट मैच है, जैसे साउथहैम्पटन में, और पाकिस्तान वो वहाँ की काफ़ी फ्लैट पिच है और वहाँ पे स्पिन होता है। अगर पाकिस्तान बॉलर्स जो है अपनी प्राइम पे वहां पे परफॉर्म करते, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान इंग्लैंड को आराम से इस सीरीज हरा सकता है। मैनचेस्टर का एक टेस्ट जो है वो टैकल करना पड़ेगा उनको, वो मुश्किल हो सकता है उनके लिए, क्योंकि मैनचेस्टर में हम्म। पाकिस्तान का रिकॉर्ड को इतना अच्छा है नहीं। यहाँ पे बॉल हिलता है और ऊपर नीचे होता है, पिच को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिच नहीं है टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। यहाँ पे फैसले हुए हैं पिचों के, मैचों के फैसले हुए हैं। तो पाकिस्तान को ये चैलेंज आ सकता है। मेरे ख्याल से फिजिकली चैलेंज अब पाकिस्तान के पास काफी टाइम है कि वो अपनी जो फिटनेस है उसको क्या कहते हैं उस लेवल का बनाए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल का, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। आप देखें फुटबॉल की जो लीग स्टार्ट हुई है अभी, प्रीमियर लीग, प्लेयरों का बुरा हाल हुआ 90 हम्म। मिनट के, समझे 70 मिनट के बाद उनकी जो है ना बिल्कुल ही एनर्जी, ऐसा लगता है कि एनर्जी ही नहीं है उनके अंदर, क्योंकि मैच फिट हम्म। होने के लिए आपको कम्पेटिटिव ट्रेनिंग करना जरूरी है। और जब आप वो हम्म। छोड़ देते ना, आप अगर एक एथलीट वो 14 दिन, ये साइंस कहती है कि अगर 14 दिन के लिए आप अपनी ट्रेनिंग छोड़ दो ना, 14 दिन के लिए, तो आपका जो सिस्टम है वो वापस वो बैक टू जीरो पे आ जाता है, फिर आपको बिल्ड करना हम्म। पड़ता है। तो 14 दिन सही। सोचें आप लॉकडाउन के अंदर तो महीने लोग घर के अंदर रहे, जो घर के हम्म। अंदर कर सकते थे वो बाहर का ऑल्टरनेट तो नहीं है, मगर अभी जाके फिजिकली इश्यू हो सकते हैं कि वो प्रॉब्लम हो पाकिस्तान के। होपफुली के अभी जो काफी जल्दी हमारी टीम गई है, अभी इनके पास पूरा 1 महीना है, बल्कि 1 महीने से हम्म। ज्यादा है पहले टेस्ट मैच में। तो उसमें इनको चाहिए कि अपने आप को उस लेवल पे दोबारा लाने की कोशिश करें, ताकि एज अ फिटनेस वाइज आप पीछे ना रहें। बाकी पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है और मेरे हिसाब से बड़े तगड़ी सीरीज होनी चाहिए अगर बैट्समैन परफॉर्म करते हैं। अगर बैट्समैन 250-300 से ऊपर रन करें हर मैच में, हर इनिंग में, तो पाकिस्तान के बॉलर्स ऐसे हैं कि वो टफ टाइम देंगे इंग्लैंड को।
बाकी विश देम ऑल द बेस्ट। मोहम्मद अजवान, हाफिज, आमिर, वहाब, रियाज, फहजमान, इनका टीम में ना होना, इससे क्या पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी वीक नहीं हो जाएगी? नहीं, देखें आप दूसरे जो भी प्लेयर हैं उनकी जो उसमें रिजर्व में जा रहे हैं उसमें भी देखें सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। आबिद अली, बाबर आजम, फवाद आलम, असद शफीक, ये सारे टॉप क्लास प्लेयर हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी दूसरे यंग प्लेयर हैं, शान मसूद है। इन्होंने काफ़ी टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है तो उनको सबको एक्सपीरियंस तो है। और मेरे हिसाब से इंग्लैंड के लिए वही प्लेयर कामयाब होगा। अजहर अली का नाम लेना भूल गया मैं, अजहर अली, कि जिसकी टेक्निक अच्छी और इंग्लैंड में क्रिकेट परफॉर्म किया हुआ वो प्लेयर, जैसे बाबर आजम हो गया, अजहर अली हो गया, असद शफीक हो गया, शान मसूद, इन सब ने परफॉर्म किया हुआ यहाँ पे। और तो उनके लिए मेरे ख्याल से इतना इतना चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए कि आफ्टर हफीज और फखर जमान उनके पास ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी क्वालिटी मौजूद है और काफ़ी अच्छा समझे ना क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स हम लेके जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इतना अफेक्ट नहीं करेगा। बस ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना उसका एक कॉम्बिनेशन शुरू में बन जाए, क्योंकि यहाँ नया बॉल करना इतना आसान नहीं है। ड्यूक का बॉल हम कोकाबुरा से खेल खेल के आदी हो गए सीजन में, तो कोकाबुरा के बाद ड्यूक का बॉल आ जाता है हाथ में, तो वो उसको हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो होपफुली दैट डजंट टेक द एडवांटेज और पाकिस्तान की टीम होपफुली परफॉर्म करे अच्छी यहाँ। अभी इन्होंने रिजवान का जब कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर रोहिल नजीर को टीम में शामिल किया है। आप क्या समझते हैं कि कामरान अकमल की टीम में जगह बनती थी देखें एज ए विकेट? देखें ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है। आप जिस तरह कामरान अकमल परफॉर्मेंस कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस पे बात करें तो ठीक है, हाँ जगह बनती थी। मगर अब आप मुझे ये बताएं कि एक 38 साल के प्लेयर को, मेरे ख्याल से 38 साल है या 35 साल है, आई एम नॉट 100% श्योर, 38 आफ्टर 30, हाँ 38 के बाद कमबैक किसी प्लेयर को कराने का मकसद ये है कि आप अपने लोगों को ना मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास पीछे प्लेयर्स मौजूद नहीं है। ठीक है ना, कामरान अकमल की बहुत खिदमत है पाकिस्तान के लिए और बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत अच्छी मतलब हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे ताल्लुकात हैं। आई एम नॉट टेकिंग इस परफॉर्मेंस अवे, मगर हम लोगों को आप ये देखना चाहिए कि फ्यूचर में अब अगर हम अभी पास्ट प्रेजेंट के बारे में अगर हम फिक्र करते रहेंगे ना, तो फिर फ्यूचर में हम अपने आप को वो प्लेयर नहीं कर सकेंगे। देखिए मेरे साथ भी यही हुआ ना कि मैं राशिद भाई मोइन भाई के बीच में मैं पिस गया, मेरा करियर तबाह हो गया और मैं यहाँ आके बैठ गया। ठीक है ना, अगर उस वक्त बोर्ड ये सोचता कि यार इस प्लेयर को हमने ग्रूम करना है अगले 2-3 साल के लिए, जैसे पार्थिव पटेल था, वो भी मेरे साथ का ही था, ठीक है ना, वो आज तक इंडिया के साथ इन्वॉल्व है। धोनी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, मगर वो आज तक इंडियन सेटअप में इन्वॉल्व है। वो इस वजह से इन्वॉल्व है कि भाई उनको पता था कि वो टॉप क्लास कीपर है, मगर धोनी के होते हुए नहीं खेलते, मगर कम से कम हम इसको ए टीम और दूसरे और आईपीएल और ये इसमें सारी उसमें मौके मिलते हैं। तो वो अभी भी कंपेटिटिव है, अभी भी फिट है और अब देखें कितना मेच्योर हो गया वो, और कि जैसे ही धोनी रिटायर होगा वो उनकी उसकी जगह ले सकता है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि ठीक है, कामरान अकमल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मगर या तो उस प्लेयर को आप बोल दो कि भाई ठीक है अब 38 के बाद हम तुम्हारा कमबैक नहीं कर रहे, ताकि वो इस होप में ना खेले कि ना यार मैं कमबैक कर सकता हूँ पाकिस्तान टीम में, इस होप में ना। ठीक है ना, जैसे केविन पीटरसन को उन्होंने बोल दिया नहीं खेल सकते भाई, खत्म, आप तुम्हारी मर्जी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है खेलो, उसने नहीं खेली। अब कामरान अकमल परफॉर्मेंस करे जा रहा है, अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा तो या तो आप उससे कम्युनिकेट करो अच्छे तरीके से, उससे बोलो यार बस काम ही, अब देखो तूने इतनी क्रिकेट खेल ली है, अब हम यंगस्टर्स पे फोकस कर रहे हैं, तुम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में हम तुम्हें जगह देते रहेंगे, जब तक खेलनी है क्रिकेट खेलते रहो, मगर पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन के लिए ना 38 इज टू ओल्ड। तो ये मेरी अपनी 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 थिंकिंग है। तो वैसे अगर परफॉर्मेंस से देखा जाए यस उसकी जगह बनती थी, मगर आप फिर देखें तो यार अंडर 19 का विकेट कीपर है, वो प्रॉमिसिंग विकेट कीपर है, उसने स्कोर भी किया है फर्स्ट क्लास में भी, अंडर 19 में सेंचुरियां बनाई हैं। तो यही तो टाइम है कि उसको एक्सपोजर दें आप, यही तो टाइम है कि उसको एक्सपीरियंस दें, बड़े टूर में लेकर आए हैं उसको यहाँ पे लाके नर्चर करें टीम के साथ, ताकि वो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए तैयार है। जब रिजवान और सरफराज ने कितनी क्रिकेट खेलेंगे ये लोग, रिजवान भी 28-29 साल का हो गया है, सरफराज भी 32 साल का है, तो ये
32 साल का ही है ना सरफराज भी मेरे ख्याल से, 32। जी तो उसके बाद उन्होंने कितने अरसे क्रिकेट खेली है, मगर जब वो छोड़ के जाएंगे तो हमारे पास प्लेयर तैयार हो। अब जैसे यूनुस और मिसबा जब छोड़ के गए थे तो हमारे पास उनकी रिकवरी में कोई प्लेयर ही तैयार नहीं था उस नंबर पे, हम्म क्योंकि प्लानिंग ही नहीं की थी। असद शफीक 6 नंबर खेलता रहा है, ठीक है ना, वो 6 नंबर से फिर 3 नंबर पे आ गया तो उससे परफॉर्म नहीं हुआ। तो यूनुस और मिसबा के होते हुए अगर वो 3 नंबर खेलता, यूनुस 4 खेलता, फिर कोई और 5 खेलता, मिसबा 6 खेलता, तो वो प्लेयर तैयार हो जाते उस नंबर के लिए। तो हमें भी प्लेयर तैयार करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक एज क्राइटेरिया होना चाहिए, और उसके बाद आप यंगस्टर्स पे फोकस करें जो टॉप क्लास यंगस्टर है। रोहेल नजीर, हम्म मैंने उसको देखा है, इज अ वेरी गुड टैलेंट, मगर उसको ग्रूम करना चाहिए, उसको इस तरीके से इस्तेमाल हम्म, करना है। इसके अलावा भी काफी पाकिस्तान में टैलेंट है विकेट कीपर्स का, मगर हम अभी सही। थोड़ा सा उसमें पीछे हैं उसको डेवलप करने के लिए। और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे इस तरह का मौका मिले ताकि मैं इन कीपर्स के साथ काम करके इनको नेक्स्ट 1.5 ईयर इनको इस काबिल बना दूं कि ये पाकिस्तान लेवल के कीपर बन जाए। तो पाकिस्तान में हैं कोई 8 से 10 विकेट कीपर्स इस तरह के जो पाकिस्तान खेल सकते हैं अगर उनके साथ काम किया जाए। अनफॉर्चुनेटली विकेट कीपर्स में हमारा इतना ध्यान अभी नहीं है, जिसकी वजह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की विकेट कीपिंग का जो डिपार्टमेंट है ना, वो बैटिंग पे फोकस करता है, विकेट कीपिंग की जो क्वालिटी है वो एवरेज हो गई है। हम्म, सही। सरफराज पर कितना प्रेशर होगा इस टूर में? देखें, पाकिस्तान टीम का कप्तान था वो, सही है ना, हम्म मेरे हिसाब से अगर अभी भी वो प्रेशर अंडर प्रेशर खेलेगा, देखें प्रेशर तो होता है हर मैच में, भले आप 100 टेस्ट खेले हुए हो या एक टेस्ट मैच खेले हुए हो, या आपका 100वां टेस्ट है या पहला टेस्ट है, आपको प्रेशर होता है। हम्म अब सरफराज तो इन प्रेशर से गुजर के गया है, हजारों दफा गया है, तो उसको इन चीजों की आदत होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो, हम्म उसके लिए बहुत अच्छा मौका ये है कि दोबारा अपने आप को, अपनी जो क्या कहते हैं स्पॉट है उसको मजबूत करने का, और इससे अच्छा मौका तो मिलेगा ही नहीं उसको। मगर ये कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोहिल नजीर को भी खेलता देखूं इस सीरीज के दौरान, अगर टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं नजर आए। अल्लाह करे उसका डेब्यू हो। हम्म सरफराज के लिए मैं कोई बैड विशेस नहीं कर रहा, मेरी ख्वाहिश है कि सरफराज हम्म, भी अपनी टीम में वहां, मगर पाकिस्तान के पास देखें इतना टैलेंट है, जिसके साथ भी हो बस अच्छा हो, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सही सही। आपके ख्याल में कोई ऐसा प्लेयर जिसको इस टूर में होना चाहिए था लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो सका? देखें, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पास अभी भी कोई ऑलराउंडर है नहीं, तो आमिर यामीन हम्म और हम्म खासतौर पर समी असलम, ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिसको मेरे हिसाब से पाकिस्तान टीम के साथ होना चाहिए था। समी असलम ने डोमेस्टिक हम्म में परफॉर्मेंस भी की है, और टेक्निकली बड़ा सॉलिड ओपनर है वो, बहुत हम्म सॉलिड ओपनर है। अल्लाह जानता है कि क्या वजह कि वो उसका कमबैक नहीं हो रहा, मगर हर चीज में अल्लाह की मसलियत होती है कोई ना कोई। और अभी मैं समी असलम में देख रहा था कि उसने काफी अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन की है बॉडी की, वो बहुत जबरदस्त की है। मेरे ख्याल से एक दफा मिकी आतम ने उसको गलत खाना खाने के इल्जाम में ना, पता नहीं बिरयानी या कुछ उसके वजह से ना उसको बिठा दिया था, या बहुत सुननी पड़ी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे चला गया था, और वो उसका वेट भी थोड़ा सा ज्यादा था। मगर अब उसने जो मैंने देखा है उसकी ट्विटर वगैरह में फॉलो करता हूँ मैं उसको, क्योंकि मेरा ही प्लेयर था समी असलम भी SSGC हम्म में। तो उसने काफी हम्म ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, कोई 20 किलो वजन कम किया उसने। तो 20 किलो हम्म इट्स नॉट टू इजी। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान टीम में समी असलम चलें जो नहीं आया इस दफा, मगर उसको होना चाहिए था, और मेरे हिसाब से वो बहुत जल्द वापस आएगा पाकिस्तान टीम में। आमिर यामीन एक ऐसा प्लेयर है जिसको मैं काफी रेट करता हूँ, अगर इस प्लेयर को कम से कम साथ रख के इसको डेवलप किया जाए, तो ये दूसरा अब्दुल रज़ाक है, और पाकिस्तान में ये इस तरह का कोई ऑलराउंडर है नहीं। हाँ, आपके पास है हम्माद हम्म, आजम, मगर हम्माद आजम की बॉलिंग क्वालिटी जो है वो आमिर यामीन जैसी बॉलिंग क्वालिटी नहीं है। बैटिंग उसकी एस अच्छी है, मगर आमिर यामीन इन सब में अच्छा प्लेयर है।